start right now. Bismillahirrahmanirrahim. So today we are going to have an overview of Fourier transform infrared spectroscopy. So हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में और बाकी जो बेसिक्स हैं फंडामेंटल्स हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इंटरेक्शन कैसे होता है, हम कैसे एनालिसिस करते हैं, कैसे परफॉर्म करते हैं और कैलिब्रेशन कैसे करते हैं. सो ईच एवरीथिंग वी आर फेमिलियर विद दोज थिंग्स. सो टुडे जो है हम इसमें एक क्लास में ओवरव्यू करेंगे कि जो FTIR है कि इसके अंदर जो है वो एनालिसिस कैसे होता है, बेसिक इसके फंडामेंटल्स क्या हैं एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम other forms of spectroscopy like UV visible spectroscopy. First, you will be familiar with this spectrum which we have already discussed in detail in our previous classes. So you can see on the left side of visible region, on the right side of visible is ultraviolet region, and on the left side is the infrared region, whose wavelength is around 10 raised to power minus 3 to 10 raised to power minus 5 nanometer. So as you can see from this electromagnetic spectrum के जो infrared waves हैं, जो infrared region है, ये इसकी जो frequency है that is higher than UV visible region. तो अगर इसकी frequency higher है it means इसकी जो wavelength higher है it means इसकी जो energy है वो कम होगी. So जो infrared है ये lower energy radiation है as compared to UV and visible. FTIR जो है बेसिकली एक एनालिसिस टेक्निक है जिसके अंदर जो है हम मोस्टली ये फंक्शनल ग्रुप्स कौन से हैं ये डिटेक्ट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग किस तरह की है और उनका जो मोलेकुलर स्ट्रक्चर है हम उसको फाइंड करते हैं. और इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है ये डिपेंड कर रहा है कि अब्जॉर्प्शन इन द रेंज ऑफ IR रीजन. यहाँ पे जो अब्जॉर्प्शन हो रही होती है जो वो होती है इंफ्रारेड रेज की. So this is why it is known as IR spectroscopy. ये एक कॉमनली यूज जो है हम यूज करते हैं लैब स्केल पे, हम इसको करते हैं. ये FTIR इंस्ट्रूमेंट है जो कि आप डायग्राम में देख सकते हैं. ठीक है. सो बाय यूजिंग FTIR हम जो है IR रेज जो है वो पास करते हैं किसी भी सैंपल में से और हम उसकी आइदर एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रम है और इसके अलावा फोटो कंडक्टिविटी भी हम मेजर कर सकते हैं. और एक अनदर फिनोमेना है कि जो बेसिकली दिट इज फ्रॉम इंडियन एक साइंटिस्ट थे रामा, सो इंग्लिश में रैमन बन गया. सो रैमन स्कैटरिंग है. वी विल डिस्कस दैट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर अबाउट रैमन स्कैटरिंग इन डिटेल. सो बेसिकली there are different modes which can be used for analysis in the FTIR. And an advantage of FTIR स्पेक्ट्रोस्कोपी ये है कि जो स्पेक्ट्रल डाटा है, मुकम्मल जो स्पेक्ट्रल रेंज है IR की, हम उसके अंदर इसको एनालाइज कर सकते हैं. जैसे हमने पढ़ा था यूवी विजिबल के अंदर कि जब हम कुछ डायोड्स वगैरह यूज़ करते हैं, जैसे सिलिकॉन फोटो डायोड यूज़ कर रहे हैं या सम चार्ज ट्रांसफर डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम पूरा जो स्पेक्ट्रम है वो एक ही दफ़ा एनालाइज कर लेते हैं. सो यहाँ पे FTIR में ये है कि मोस्टली जो हम पूरा जो FTIR रीजन है वो एनालाइज करते हैं और उसके अंदर देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे एब्जॉर्बेंस हुई है और कौन, वहाँ से फिर हम एक स्पेसिफिक जो है पीक्स हैं उनसे हम फिर फर्दर एनालाइज करते हैं कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं इस स्पेसिफिक सैंपल के अंदर. ठीक है. एंड जो यहाँ पे हम FT लिख रहे हैं, जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है, बेसिकली एक मैथमेटिकल प्रोसेस है कि जो आप सैंपल रखते हैं उसको एनालाइज करते हैं IR के थ्रू और उसके बाद जो आपको पास डाटा आता है वो इजी टू अंडरस्टैंड नहीं है, इजी टू इंटरप्रेट नहीं है. तो उस डाटा को इजीली इंटरप्रेट करने के लिए उसके ऊपर एक मैथमेटिकल फंक्शन यूज किया जाता है जिसको फोरियर ट्रांसफॉर्म कहते हैं. सो दिस इज व्हाई इट इज नोन एज फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी. सो नॉर्मली जब हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात कर रहे हैं, so that was previous was just the introduction for FTIR. So now हम पहले ये देखेंगे कि
इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, इसके बेसिक प्रिंसिपल क्या हैं, किस तरह से होती है, कौन कौन से टाइप्स हैं, और क्या चीज़ इसके अंदर हम मेजर कर रहे हैं, और उसके बाद फिर हम फाइनली जो है वो FTIR को हम डिस्कस करेंगे। सो नॉर्मली हम 3 डिफरेंट रीजन्स में जो है IR जो रेज हैं उनको हम डिवाइड करते हैं, विच इज़ वन इज़ नियर इंफ्रारेड, मिड इंफ्रारेड एंड फॉर इंफ्रारेड। जो रीजन है इसका 0.78 to 3 माइक्रोमीटर का जो वेवलेंथ है उसको हम नियर इंफ्रारेड में है, 3 to 50 जो है वो मिड इंफ्रारेड रीजन है, और 50 to जो 1000 है ये फार इंफ्रारेड रीजन है। सो नॉर्मली जो IR है रेडिएशन है उनको जनरली हम इन 3 रीजन्स के अंदर जो है वो डिस्टिंग्विश करते हैं, उनको कैटेगराइज करते हैं। सो there is some mistake on okay and IR स्पेक्ट्रोस्कोपी होता क्या है, जस्ट हम पहले इसको ओवरव्यू करते हैं। आप डायग्राम के अंदर जब देखें कि यहाँ पे हमारे पास एक सोर्स है, सोर्स किस चीज का है, जो इंफ्रारेड रेडिएशन एमिट कर रहा है, और उसके साथ आप देखें कि आपके पास होल स्पेक्ट्रम है जो आपको नजर आ रहा है। बेसिकली ये कलर्ड नहीं होता इस तरह से जैसे 7 कलर्स होते हैं विजिबल लाइन में, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग इस तरह से ये शो किया गया। उसके बाद हम अब उसके नीचे देखें तो वो देख रहे हैं कि आपको पूरा जो स्पेक्ट्रम जो है वो वेवलेंथ वो एरिया नजर आ रहा है जो सैंपल से पहले है। जब इसको लाइट को आप पास करते हैं, जो इंफ्रारेड रेडिएशन इनको पास करते हैं सैंपल से, तो उसमें से कुछ एब्जॉर्ब हो जाती हैं और बाकी जो है उसमें से ट्रांसमिट हो जाती हैं। सो आप इसमें देख सकते हैं जो ऊपर कलर्ड लाइंस हैं कि कुछ जो हैं वो रेडिएशन जो है वो एब्जॉर्ब हो गई हैं और बाकी जो है वो कुछ जो है उसमें से ट्रांसमिट हुई हैं। इस वजह से जो हमारे पास नीचे इसका ग्राफ आता है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि कुछ जो वेवलेंथ है वो मिसिंग है। सो मेन जो है इसमें प्रोसेस ही सेम होता है कि आप जो है वो इंफ्रारेड रेडिएशन पास करते हैं और आप चेक करते हैं कि कौन सी जो है वो एब्जॉर्ब हो गई हैं, कौन सी जो है उसके अंदर से ट्रांसमिट हो गई हैं। और जो ये पीक्स आती हैं जहाँ जहाँ पे एब्जॉर्बर्स होती हैं, ये इसको हम कहते हैं कि फिंगरप्रिंट रीजन है, क्योंकि आपके जो सैंपल हैं, फॉर एग्जांपल हम एक कंपाउंड है हमारे पास जो है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, तो वहाँ पे C डबल बॉन्ड O है और साथ में OH ग्रुप है। तो जो C डबल बॉन्ड O है इसकी जो एब्जॉर्प्शन होगी वो एक स्पेसिफिक एरिया में होगी, जो OH है उसकी एब्जॉर्प्शन जो होगी वो एक स्पेसिफिक एरिया में होगी। सो जब हमारे पास एक स्पेसिफिक पीक आती है तो हम उसको जब क्या करते हैं कि कर देते हैं कि ये जो पीक है ये इस चीज की आ रही है, तो हम उससे डिटेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ पे कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप बेसिकली उस सैंपल के अंदर मौजूद हैं। और ये जितनी भी पीक्स आती हैं ये एक स्टैंडर्ड वैल्यूज होती हैं। अगर आपके पास एक पीक फॉर एग्जांपल 1660 नैनोमीटर पे 1616 पे आ रही है, तो आपको पता है कि ये मोस्टली जो है ये कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप की पीक है। तो इसके अलावा वहाँ पे और कोई पीक नहीं आ सकती। सो इसको इसलिए कहते हैं कि फिंगरप्रिंट होता है, कि जैसे फिंगरप्रिंट दो लोगों के एक जैसे नहीं हो सकते, इसी तरह से जो मोलेकुलर स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है, डिफरेंट जो है कंपाउंड्स का डिफरेंट जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो उनकी जो पीक्स होती हैं वो भी जिस तरह फिंगरप्रिंट डिफरेंट होंगे इस तरह उनकी पीक्स जो आएंगी वो डिफरेंट जो है वो वेवलेंथ पे आएंगी। ठीक है। सो ब्रॉडली स्पीकिंग जब हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं, IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की बात करते हैं, तो दो तरह की जो है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होते हैं। एक जो प्रीवियसली जो यूज होते थे उनको हम कहते थे डिस्पर्सिव IR स्पेक्ट्रोमीटर, और अभी जो हम यूज कर रहे हैं हम उसको कहते हैं FTIR स्पेक्ट्रोमीटर। सो द थिंग इज कि डिस्पर्सिव स्पेक्ट्रोमीटर होता क्या है, एनी आप में से कौन बताएगा? बुशरा, डिस्पर्सिव स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या होता है? नैरो बीम की वेवलेंथ को मेजर कर सकता है, जिसको हम बीम को जो है वो डिस्पर्स करते हैं इसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में, और उसके बाद फिर हम जो है वो एक बीम उसके अंदर से सिलेक्ट करते हैं। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो सेम जिस तरह से हमने यूवी विजिबल में पढ़ा कि आपके पास एक सोर्स ऑफ रेडिएशन है जिसको आप मिरर्स लगे हैं जो डायरेक्ट करते हैं। तो जिस तरह डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है, इसी तरह से IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में आप डायरेक्टली मेजर कर रहे होते हैं रेफरेंस सेल को और सैंपल सेल को।
इसके बाद जब ये आपके पास जो ट्रांसमिटेड लाइट होती है उसको आप स्लिट में से पास करते हैं, और उसके बाद कोई भी डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग होती है और जो या कोई भी आप इस तरह से यूज़ कर रहे हैं तो उससे आप उसको डिस्पर्स करते हैं, और फिर स्लिट में से आप एक स्पेसिफिक जो वेवलेंथ है उसको पास कर रहे होते हैं, जो कि बाद में डिटेक्ट होती है और एम्पलीफाइड होती है। सो ये पुराने टाइप के जो IR इंस्ट्रूमेंट होते थे उनके अंदर ये वाला मैकेनिज्म यूज होता था, सेम लाइक यूवी विजिबल के जो डिस्पर्सिव जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होते हैं। इस आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि डिस्पर्सिव जो फोटोमीटर कैसे काम करते हैं, लेट्स वॉच दिस एनिमेशन एंड देन जो है हम आगे इसको देखेंगे। सो आपके पास एक रेडिएशन सोर्स है, आपके पास मिरर्स हैं जो डायरेक्ट कर रहे हैं, आपके पास रेफरेंस सेल है प्लस सैंपल सेल है, एंड देन यू हैव अ बीम चॉपर, ताकि आप सिलेक्ट कर रहे हैं कि जो आपके पास जो लाइट है वो कौन सी रेडिएशन जो है वो पास कर रही है। उन्होंने रेफरेंस सेल वाली रेडिएशन को आप डिटेक्ट कर रहे हैं, ये जो सैंपल सेल से। और उसके बाद जो है वो आपके पास मिरर्स हैं, फिर स्लिट है, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है, डिटेक्टर है, एम्पलीफायर है और फिर रिकॉर्डिंग है। सो अब हम इसको देखते हैं इस एनिमेशन में कि ये कैसे बेसिकली काम करता है। ओके, सो लेट मी मूव फॉरवर्ड a little bit. Okay. So यहाँ से आपके पास जो है वो रेडिएशन आ रही है, ठीक है, एंड दिस इज द रेफरेंस सेल। तो यहाँ से जो रेफरेंस सेल है उसके अंदर से जो है आप चेक करें कि कितनी जो है लाइट जो आपने रेडिएशन दी उसमें से कितनी एब्जॉर्ब हो रही है, कितनी ट्रांसमिटेड हो रही है। और फिर आपके पास सैंपल सेल है, आप उसके अंदर से भी देख रहे हैं कि कितनी जो एज कम्पेयर टू द रेफरेंस इसमें जो कितनी रेडिएशन है वो ज़्यादा जो है उनकी एब्जॉर्बेंस हुई है। उसके बाद जो है आपके पास बीम चॉपर है, ये मूव करता है। सो दिस टाइम अभी जो है वो रेफरेंस सेल से जो पास हो रही है वो रेडिएशन, देन वो रेडिएशन पास हो रही है इसमें से जो सैंपल सेल की हैं। सो ये विद इन अ सेकेंड, तो में जो है एक सेकेंड के अंदर ये 100 ऑफ टाइम जो है वो बीम चॉपर जो है वो मूव करता है, और आपको अल्टरनेटली आप दोनों जो है वो रेफरेंस जो आपकी पीक जो आपकी आ रही है बीम और जो सैंपल सेल से आ रही होती है, आप उन दोनों को एक साथ जो है वो डिटेक्ट कर रहे होते हैं। फिर जब आपके पास ये स्लिट के थ्रू पास होकर डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के ऊपर ये गिरती है, तो वो इसको इसके इंडिविजुअल जो कंपोनेंट्स हैं उसके अंदर जो है वो इसको डिस्पर्स कर देता है, और आप उनको जो है अपनी जो डिजायर्ड वेवलेंथ है उसको आप स्टडी कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे यह है कि सेम लाइक यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, आप एक टाइम पे एक स्पेसिफिक जो वेवलेंथ है उसको स्टडी कर रहे होते हैं, उसको फिर आप एम्पलीफाई करते हैं और उसको जो है वो रिकॉर्ड करते हैं, और ये आप साइमल्टेनियसली जो है वो रेफरेंस और सैंपल दोनों को स्टडी कर रहे होते हैं। तो अगर जो डिफरेंस आ रहा होता है आपके पास जो रेफरेंस और सैंपल का, तो बेसिकली वो शो कर रहा होता है कि आपके पास जो है वो सैंपल जो है आपकी कितनी एब्जॉर्बेंस कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज द एक्चुअली मेन जो है वो प्रिंसिपल है, एंड एंड रिजल्ट है जो आपके पास वो इस तरह से आपके पास जो है वो डायग्राम जो है आ जाती है। तो जैसे हमने उसमें देखा है पहले डायग्राम में भी, और ये जो हमने थोड़ी सी एनिमेशन देखी है, इसके अंदर एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इन डिस्पर्सिव इंस्ट्रूमेंट्स को जो है वो जो है छोड़ दिया गया, कि वो था इनकी स्पीड। कि जैसे हम यूवी में बात की कि वहाँ पे हम जो है कि हम एक टाइम पे जो है वो एक वेवलेंथ स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पे भी आप एक टाइम पे एक वेवलेंथ स्टडी करते हैं। तो अगर आपने पूरा जो FTIR के जो IR की रेंज इसको पूरे को स्कैन करना है एक एक करके एक वेवलेंथ, तो इस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। सो कई मिनट लगते थे एक सैंपल को एनालाइज करने के लिए, जो कि बहुत स्लो है अगर आपने बहुत ज़्यादा सैंपल करने होते हैं। सो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए जो है वो न्यू इंस्ट्रूमेंट जो है वो डेवलप किए गए जिनको हम FTIR कहते हैं, और उसके अंदर जो है मेन जो है वहाँ पे जो चेंज की गई दैट इज इंटरफेरोमीटर। कि
उसके थ्रू जो है हम एक ही साइमल्टेनियसली जो है विद इन फ्यू सेकंड जो है हम पूरा जो आईआर जो रीजन है हम उसको स्कैन कर लेते हैं। सो दिस वाज द मेन प्रॉब्लम विद दीज डिस्पर्सिव जो इंस्ट्रूमेंट्स थे आईआर के, कि उनकी स्पीड बहुत स्लो थी, क्योंकि वो एक एक करके जो है वो वेवलेंथ को स्कैन करते थे। तो टू ओवरकम दैट प्रॉब्लम जो है वो एफटीआईआर को जो है वो डेवलप किया गया, और नाउअडेज जो है ओनली जो एफटीआईआर है वो यूज हो रही है। हम इस ये जो डायग्राम है दिस इज एक्चुअली शोइंग द जस्ट प्रिंसिपल के, इसके अंदर जो है हम कैसे जो है स्टडी करते हैं, और नेक्स्ट हमारे पास कुछ एनिमेशंस हैं, उसके अंदर हम इनको डिटेल में देखेंगे कि ये कैसे काम करता है एफटीआईआर। सो नाउ यू कैन सी इन दिस डायग्राम कि हमारे पास यहाँ पे जो है आपके पास कोई भी सोर्स है, रेडिएशन है, और यहाँ पे सेंटर में एक बीम स्प्लिटर लगा हुआ है, टॉप पे मिरर है कि जो कि स्टेशनरी है, जो फिक्स्ड है, वो मूव नहीं कर रहा, और राइट साइड पे एक मिरर है जो कि मूविंग मिरर है, और बॉटम पे आपको जो है आपने सैंपल रखा हुआ है, और सबसे आखिर में जो है वो डिटेक्टर है। तो एफटीआईआर में आप क्या करते हैं कि यहाँ पे जब आपकी रेडिएशन आती है, जो बीम चॉपर है, जो बीम स्प्लिटर है, ये उसको डिफरेंट कंपोनेंट्स में सेपरेट कर देता है। एक जो कंपोनेंट है वो उसमें से पास आउट हो जाता है और वो मूविंग मिरर की तरफ जाता है, और एक जो कंपोनेंट है वो स्टेशनरी मिरर की तरफ जाता है और वहां से फिर रिफ्लेक्ट होकर वापस आता है। फिर ये कंबाइन होते हैं इसी बीम स्प्लिटर पे, और आफ्टर कॉम्बिनेशन ये जो है सैंपल में से पास करता है और डिटेक्टर पे डिटेक्ट हो जाता है। सो अब आप क्यों यहाँ पे होगा कि इस सब का जो है वो मकसद क्या है और इसमें क्या फायदा हो रहा है मेनली। सो एक चीज तो ये है, तो जब आपका जो स्टेशनरी मिरर है, जो हाफ आपकी जो रेडिएशन आप वहाँ पे कर रहे हैं वो तो फिक्स है, तो वो तो जिस वेवलेंथ पे जा रहा है उसी वेवलेंथ पे वापस आ रही है रेडिएशन। मेन जो यहाँ पे आ रहा है आपके पास मूविंग मिरर है, ये जब मूव करता है तो इसकी वजह से जो आपकी वापस आ रही है जो रेडिएशन, उनकी जो क्रस्ट एंड रफ है, जो टॉप वाली जो आ रही है उनके साथ जब मैच करती हैं तो वो पैरेलल, कभी पैरेलल होती हैं, कभी जो है वो पैरेलल नहीं होती। जो इंटरफेरेंस होती है कहीं पे कंस्ट्रक्टिव होती है, कहीं पे सेमी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, कहीं पे फुल डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। तो हमने पहले भी एक दफ़ा ये डिस्कस किया था कि जब आप थ्रू दिस प्रोसेस की जिसके अंदर आप कंस्ट्रक्टिव, सेमी कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, तो आप एक ही टाइम पे उनके जो कॉम्बिनेशन है वो आपको होल रेंज ऑफ स्पेक्ट्रम जो है वो आपको प्रोवाइड करता है। सो ये बेसिकली इसका एडवांटेज है कि ये पूरा आपका जो रेडिएशन जो है वो पूरे एक रेंज जो है उसके अंदर आपको ऑल वेवलेंथ जो है वो थ्रू डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ जो इंडिविजुअल पीक्स है वो आपको प्रोवाइड कर रहा होता है, और आप इसके थ्रू जो है इस वजह से पूरा जो आईआर रीजन है वो एक ही दफ़ा आप स्कैन कर लेते हैं। ठीक है, अब ऑन द डायग्राम क्योंकि इसको थोड़ा सा जो है वो अंडरस्टैंड करना मुश्किल है, सो मैंने इसके अंदर एक एनिमेशन यूज़ की है, लेकिन हम उस एनिमेशन को बाद में देखेंगे। ये वाला जो मेन है कि एफटीआईआर जो फोरियर ट्रांसफॉर्म आईआर इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये कैसे काम करते हैं, इसको हम तकरीबन 2 स्लाइड्स और हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, और होपफुली यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। बट उससे पहले हम जो है कुछ और जो है ब्रीफली इसको देखेंगे कि इसका स्पेक्ट्रम कैसे आता है, और हम एक दो एनिमेशन हैं जो ज़रूरी हैं वो देख के, और फिर हम फाइनली जो है इसके जो वर्किंग प्रिंसिपल है उस पर आते हैं। सो एक तो ये है कि जो हम वो चॉपर लगे हैं उसको किस तरह से वो कर रहे हैं, तो लेकिन जो आपके पास इंटरफेरोग्राम आता है एफटीआईआर में वो कुछ इस तरह से होता है जो टॉप पे है। तो इसको जो एनालाइज करना होता है, इंटरप्रेट करना होता है, बहुत मुश्किल है। इस वजह से इसके ऊपर जो है मैथमेटिकल फंक्शन जो है वो फोरियर ट्रांसफॉर्म यूज़ किया जाता है, और हमारे पास ये जो बॉटम में नज़र आ रहा है इस तरह का जो है स्पेक्ट्रम आपके पास आ जाता है, विच इज़ वेरी इजी टू इंटरप्रेट। ठीक हो गया। तो ये था एक बेसिक ओवरव्यू के फोरियर ट्रांसफॉर्म या और सिंपल जो डिस्पर्सिव इंस्ट्रूमेंट हैं, आईआर इंस्ट्रूमेंट हैं, ये किस तरह से काम करते हैं। अभी जो है हम एक थोड़ा सा देखते हैं, जिसको कहते हैं कार्टून देखते हैं, और उसके बाद एक छोटी सी एनिमेशन है, और उसके बाद हम फिर डिटेल में जो है इसका जो
FTIRS की मैकेनिज्म जो है उसको हम देखते हैं डिटेल में, ठीक है? So let's watch some cartoons. Many of the inanimate objects around you probably seem perfectly still, but look deep into the atomic structure of any of them, and you'll see a world in constant flux, stretching, contracting, springing, jittering, drifting atoms everywhere. And though that movement may seem chaotic, it's not random. Atoms that are bonded together, and that describes almost all substances, move according to a set of principles. For example, take molecules, atoms held together by covalent bonds. There are three basic ways molecules can move: rotation, translation, and vibration. Rotation and translation move a molecule in space, while its atoms stay the same distance apart. Vibration, on the other hand, changes those distances, actually altering the molecule's shape. For any molecule, you can count up the number of different ways it can move. That corresponds to its degrees of freedom, which in the context of mechanics basically means the number of variables we need to take into account to understand the full system. Three-dimensional space is defined by x, y, and z axes. Translation allows the molecule to move in the direction of any of them. That's 3 degrees of freedom. It can also rotate around any of these 3 axes. That's 3 more, unless it's a linear molecule, like carbon dioxide. There, one of the rotations just spins the molecule around its own axis, which doesn't count because it doesn't change the position of the atoms. Vibration is where it gets a bit tricky. Let's take a simple molecule, like hydrogen. The length of the bond that holds the 2 atoms together is constantly changing, as if the atoms were connected by a spring. That change in distance is tiny, less than a billionth of a meter. The more atoms and bonds a molecule has, the more vibrational modes. For example, a water molecule has 3 atoms, 1 oxygen and 2 hydrogens, and 2 bonds. That gives it 3 modes of vibration: symmetric stretching, asymmetric stretching, and bending. More complicated molecules have even fancier vibrational modes, like rocking, wagging, and twisting. If you know how many atoms a molecule has, you can count its vibrational modes. Start with the total degrees of freedom, which is 3 times the number of atoms in the molecule. That's because each atom can move in 3 different directions. 3 of the total correspond to translation, when all the atoms are going in the same direction. And 3, or 2 for linear molecules, correspond to rotations. All the rest, 3 and 6, or 3 and 5 for linear molecules, are vibrations. So what's causing all this motion? Molecules move because they absorb energy from their surroundings, mainly in the form of heat or electromagnetic radiation. When this energy gets transferred to the molecules, they vibrate, rotate, or translate faster. Faster motion increases the kinetic energy of the molecules and atoms. We define this as an increase in temperature and thermal energy. This is the phenomenon your microwave oven uses to heat your food. The oven emits microwave radiation, which is absorbed by the molecules, especially those of water. They move around faster and faster, bumping into each other and increasing the food's temperature and thermal energy. The greenhouse effect is another example. Some of the solar radiation that hits the Earth's surface is reflected back to the atmosphere. Greenhouse gases, like water vapor and carbon dioxide, absorb this radiation and speed up. These hotter, faster-moving molecules emit infrared radiation in all directions, including back to Earth, warming it. Does all this molecular motion ever stop? You might think that would happen at absolute zero, the coldest possible temperature. No one's ever managed to cool anything down that much, but even if we could, molecules would still move due to a quantum mechanical principle called zero-point energy. In other words, everything has been moving since the universe's very first moments, and will keep going long, long after we're gone. जी, तो कैसे थे कार्टून बुशरा? हाँ, अच्छा जी शाह, कार्टून पसंद आया आपको? जी जी आ गए।
अच्छा, अब इसके अंदर जो है ना, बेसिकली इसको दिखाने का मकसद ये था कि आपको ये बताना है कि जब बेसिकली जो FTIR के अंदर मेन चीज़ ये है कि जब पहले किया था कि यहाँ पे वाइब्रेशनल मोशन होती है मोस्टली, तो जब IR वो अब्जॉर्ब करते हैं और डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप जो है वो डिफरेंट जो है वेवलेंथ अब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, तो बिफोर कि हम जो नेक्स्ट, क्योंकि जो हमारी क्लासेस हैं उनमें हमने डिटेल में पढ़ना है कि कौन से फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे अब्जॉर्ब करते हैं, कौन सी वाइब्रेशन है, एसिमेट्रिक स्ट्रेच है, सिमेट्रिक स्ट्रेच है, बेंडिंग है, कौन सी बेंडिंग है। सो इस जो है क्लास में हम जो ये बेसिक्स हैं इनको थोड़ा ओवरव्यू कर रहे हैं, ताकि जब हम नेक्स्ट क्लास में इसको थोड़ा एडवांस पे लेवल पे पढ़ें तो आपको इशू ना आए। सो जो प्रीवियस एनिमेशन है इसमें हमने देखा है कि डिफरेंट तरह की जो है वो मोशन होती हैं, ट्रांसलेशनल मोशन होती हैं, रोटेशनल होती हैं और वाइब्रेशन होती हैं। और वाइब्रेशन में भी बेंडिंग होती हैं और ट्विस्टिंग होती हैं, इस तरह की जो है, लेकिन इतनी मतलब वो डिटेल में थोड़ा एक्सप्लेन नहीं था। तो अभी हम जो है फर्दर जो है एक एनिमेशन देखते हैं जिसके अंदर ये सारी चीज़ें जो एक्सप्लेन की गई हैं कि जो है कौन कौन सी वाइब्रेशनल या स्ट्रेचिंग जो है वो हो सकती है IR के अंदर। ठीक है, तो दिस इज स्पेसिफिकली टू IR रेडिएशन, कि जब आप IR रेडिएशन कोई मॉलिक्यूल अब्जॉर्ब करता है तो वो किस तरह से वाइब्रेट कर सकता है। ओके, There are two types of vibrations, that is stretching vibrations and bending vibration. Stretching vibrations. In stretching vibrations, bond length is altered. There are two types of stretching vibration: symmetrical stretching and asymmetrical stretching. In symmetrical stretching, two bonds increase or decrease in the length, as shown in figure. Two arrows shown that arrows reflects increase or decrease in the length. And in example of ethylene, change in the length of bond will be observed at carbon and hydrogen or carbon and carbon atom. This overall phenomenon can be learned through this 3D diagram where two bonds increase or decrease in the length. So this is stretching vibration, that to specifically symmetrical stretching. Now let's learn about asymmetrical stretching. Asymmetrical stretching, in which one bond length is increased and another one is decreased at the same time. So in figure, we can see one arrow is approaching toward the center and another one is leaving from the center. So to this 3D diagram, we can see that one bond length is increased and another one is decreased. Now let's learn about bending vibrations. These are also called as deformations. In this, bond angle is altered. These are of two types. One is in-plane bending and another one is out-plane bending. In in-plane bending, scissoring and rocking, and out-plane bending, dragging and twisting vibration will be observed. Let's learn one by one. In scissoring, this is an in-plane bending. In this, bond angles are decreased. Two atoms approach each other and atoms move back forth. So in image, we can see two bonds are approaching each other and at the same time they are moving back forth. In 3D diagram, we can observe that, and this is called as a scissoring. In rocking vibration, in this, movement of atom takes place in same direction. So in image, we can find the movement of atom is shown by arrow and which is takes place in the same direction. And it can be better understood by this 3D diagram where movement of atoms takes place in same direction, and that is called as a rocking vibrations. In dragging vibration, it is an out-of-plane bending vibration. In these two atoms moves to one side of the plane and they move up and down to the plane. That's why in the image it is shown by positive signs. That means they are moving up and down at the same time, and which can be better understood by this 3D diagram. Two atoms move to one side of the plane and downside of the plane simultaneously.
In contrast, in twisting, we can see one atom moves above the plane and the other atom moves below the plane. So in this image, we can see positive sign and negative sign. That means through 3D diagram, we can understand that one atom moves above the plane and the other atom moves below the plane. So, did you understand these types of motion, both stretching and bending motions? Huma? Yes, sir. Actually, Yes, sir. it is easy to explain live जब आप class में होते हैं, but because we have to take this class online, so that's why I have used these animation ताकि आपको एक्चुअली हो सके कि कौन सी इन प्लेन बेंडिंग है या आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग है और किस तरह से ये मूव कर रहे हैं. सो होपफुली आपको जो है ये अंडरस्टैंड हुआ होगा, बट स्टिल अगर कोई इशू हो आई विल शेयर इट्स वीडियो एंड आप एक दफ़ा इसको देखिएगा. इन केस यू हैव एनी इशू you can ask me after the class or maybe in the next class. Okay, and now we will move to actually the FTIR instrument कि ये instrument जो है वो कैसे काम करता है. So I will keep explaining this animation जो है इसके अंदर जो है मैं आपको साथ साथ explain करता जाऊंगा. तो यहाँ पे basically आपके पास incident IR radiation है और ट्रांसमिटेड IR रेडिएशन है जो आप सैंपल में से पास करते हैं, जो आप स्टडी करते हैं. सो दिस इज व्हाट हैपेंस कि जब आप IR रेडिएशन पास करते हैं तो आपके सैंपल के साथ वो इंटरेक्ट करते हैं, उसके जो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं वो IR रेडिएशन अब्जॉर्ब करते हैं और मूव करते हैं. बेंडिंग भी हो सकती है, स्ट्रेचिंग भी हो सकती है. ये सारी चीज़ें जो है हमने डिस्कस की हैं कि इस तरह की जो है वो हमारे पास डिफरेंट मोशंस हैं. सो आप ये है कि आपने एक सैंपल है उसमें से IR रेडिएशन पास किया और आपके पास जो है रिजल्ट आया वो उस तरह से आपके पास जो है वो स्पेक्ट्रोग्राम आ जाता है जो कि करस्पॉन्ड कर रहा होता है कि आपके पास जो है वो कौन कौन सी जो है फंक्शनल ग्रुप हैं, क्योंकि स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप जो है वो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ पे जो है वो एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं. ठीक है. सो बेसिकली जो आप FTIR कर रहे हैं आप उसमें से जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो आपके पास इस तरह से आ रहे हैं. अब ये सब कैसे हो रहा है, बेसिक इसकी मैकेनिज्म क्या है, इसकी इंस्ट्रूमेंट क्या है, वो हम अभी इसको यहाँ पे देखेंगे. ठीक है. सो ये है हमारे पास एक लेआउट जो हमारे पास FTIR होता है. आपके पास एक रेडिएशन सोर्स है, आपके पास बीम स्प्लिटर है, एक मूविंग मिरर है, एक स्टैटिक मिरर है, यहाँ पे आपके पास सैंपल है, डिटेक्टर है और उसको आप रिकॉर्ड कर रहे हैं. दीज आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर. ठीक है. तो जब आपके पास यहाँ से रेडिएशन आप आती हैं बीम चॉपर पे, तो ये स्प्लिट होके आती चली जाती हैं मूविंग मिरर पे और आती आ जाती हैं स्टैटिक मिरर पे और वहाँ से ये रिफ्लेक्ट होती हैं यहाँ पे जो है वो कंबाइन होती हैं एंड दे सम ऑफ देम जो है वो वापस आती हैं, कुछ जो है वो इसमें से पास होती हैं आपके सैंपल से, वो हो जाती हैं जो उसमें से एब्जॉर्ब हो जाती हैं और कुछ जो ट्रांसमिट होती हैं वो पहुँचती हैं डिटेक्टर पे और आपके पास इंटरफेरोग्राम आता है. सो बेसिकली ये जो बीम चॉपर यूज कर रहे हैं और जो मूविंग मिरर है इसका क्या मकसद है और ये कैसे काम करता है. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. सो फॉर एग्जांपल ये अभी एक यहाँ पे जब अगर आपने रखा तो ये आपके पास एक जो है जो वेवलेंथ आ रही है. ठीक है. यहाँ पे आपके पास जो वो शो हो रहा है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है. सो लेट्स सी दिस एनिमेशन कि जब ये मूव कर रहा है तो ये चेक करें कि इसकी जो इंटरफेरेंस है वो चेंज हो रही है. तो आपकी जो वेवलेंथ जो आपके पास आ रही है यहाँ पे वो आ रही है आपके पास डिस्ट्रक्टिव, जब वो स्टैटिक मिरर से जो वेवलेंथ आ रही है और जो इससे आ रही है वापस में जब कंबाइन कर रही है तो आपकी जो वेवलेंथ है जो सैंपल में से गुजर रही है वो चेंज हो रही है. सो ये जो है
सॉरी There are ओके सॉरी पॉज हो गया था। सो यहाँ पे जो है आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो उसको साथ साथ जो है वो डिटेक्ट कर रहा होता है। यहाँ पे आपका देखें कि जब आपकी यहाँ पे जो ये लाइन आ रही है तो ये शो कर रहा है कि जब आपकी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो ये कम हो जाएगा। फिर जब इंस्ट्रक्टिव आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो ये फिर जो है वो आपकी पीक जो है वो ऊपर आ जाएगी। तो ये जो है आपका जो इंस्ट्रूमेंट है ये साथ साथ इस तरह से यहाँ पे जो नज़र आ रहा है ये आपका मेजर कर रहा होता है, उनको पीक्स को एनालाइज कर रहा होता है। लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन है इसको एनालाइज करना जो है वो इतना आसान नहीं होता जो आपके पास सिंपल ग्राफ आता है। तो इसलिए फिर आप इस पर फोरियर जो है वो ट्रांसफॉर्म जो है वो आप यूज़ करते हैं ताकि जो है आप उसको एनालाइज कर सकें। ठीक है। सो ये आपके पास जो है इस तरह का आता है बिफोर फोरियर ट्रांसफॉर्म, और इसको इंटरप्रेट करना जो है वो आसान नहीं होता। सो इसके ऊपर जो है हम मैथमेटिकल फंक्शन होता है और ये हमारे पास जो है फाइनल जो है आपके पास हमारे पास स्पेक्ट्रोग्राम आता है जो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ पे हमारे पास पीक आ रही होती हैं, और हम उनको असाइन कर सकते हैं कि ये जो स्पेसिफिक पीक है ये कौन से फंक्शनल ग्रुप के लिए, ये स्पेसिफिक पीक कौन से फंक्शनल ग्रुप के लिए। तो इस तरह से जो हम क्वालिटेटिव एनालिसिस जो है करते हैं, एंड इन सम केसेस वी कैन डू इज आल्सो द क्वांटिटेटिव एनालिसिस। सो नेक्स्ट जो है हम इसमें देखेंगे कि यूवी विजिबल में हमने पहले बात की थी कि मोस्टली हम लिक्विड सैंपल जो है वो उसके अंदर एनालाइज कर रहे होते हैं। बट आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक एडवांटेज ये है कि हम यहाँ पे पाउडर्स को भी एनालाइज कर सकते हैं। सिंपल सॉलिड अगर हमारे पास कोई क्यूब है, कोई चीज़ है, हम उसको भी एनालाइज कर सकते हैं, उसकी सरफेस को, गैसेस को एनालाइज कर सकते हैं और लिक्विड को भी एनालाइज कर सकते हैं। तो इन एफटीआईआर हम इन चारों को जो है वो एनालाइज कर सकते हैं। सो गैसेस और लिक्विड के लिए हम मोस्टली कंटेनर यूज करते हैं, क्यूबिट यूज करते हैं यहाँ पे, जिसके अंदर हम अपना सैंपल जो है वो ऐड करते हैं। और डेफिनेटली फॉर गैसेस इट शुड बी टाइट जो है वो क्लोज कंटेनर होता है जिसको इंसर्ट की जाती है गैस और उसको क्लोज किया जाता है। और लिक्विड जो है हम ऑलरेडी स्टडी किया है जिस तरह से, और उसमें से हम आईआर रेडिएशन पास करते हैं और जो ट्रांसमिट होती हैं वो जो है उन डिटेक्टर उनको डिटेक्ट करता है और प्रोसेस करता है। ठीक है। और सम ऑफ यहाँ पे जो है ये एक टैबलेट्स ही यूज़ करते हैं जो सॉलिड मटेरियल के लिए। तो इन केस अगर हमारे पास ऐसा मटेरियल है जिसमें से लाइट ट्रांसमिट हो रही है तो हम जो है वो इस फॉर्म में जो है हम उसको यूज़ कर रहे होते हैं। सेकंड ऑप्शन ये होता है कि हम जस्ट उसकी एक लोब होती है जो हम यूज़ करते हैं और वो उसकी जस्ट सरफेस के ऊपर जो फंक्शनल ग्रुप है उसको एनालाइज करते हैं। सो वी विल सी दैट आल्सो इन डिटेल। देयर इज अनदर जो है हम यहाँ पे ये जो मेथड है हम यूज करते हैं अटेन्यूएटेड टोटल रिफ्लेक्टेंस का, एटीआर का। बट दिस वन वी विल डिस्कस इन डिटेल जो हमारा जब हम इसको डिटेल इंस्ट्रूमेंटेशन जब हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे इसका जो मैकेनिज्म है हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज एटीआर। ठीक है। एंड क्योंकि अभी जो है हम जस्ट इसको बेसिकली ओवरव्यू कर रहे हैं कि इसको हम जो एफटीआईआर है ये कैसे काम करता है। अच्छा, आपके पास हमारे पास अगर पाउडर के फॉर्म में सैंपल हो तो मोस्टली हम उसको जो है वो पैलेट की फॉर्म में जो है वो उसको कन्वर्ट करते हैं और फिर एनालाइज करते हैं। ठीक है। मोस्टली ये है, इसको प्रेस किया जाता है लाइक दिस वे, एंड ये जो पैलेट है इसको फिर यूज करते हैं फॉर एनालिसिस। सो नाउ वी विल सी कि एक्चुअली जो है प्रैक्टिकली ये कैसे किया जाता है। सो अगर आपके पास जो सॉलिड कोई मटेरियल है तो मोस्टली ये जो लोब है और ये इसके नीचे जो है इनके अंदर जो है वो पास हो रही होती है। यहाँ पे जो है फंक्शनल ग्रुप, आप कोई भी सॉलिड मटेरियल है आप इसके ऊपर रखते हैं, इस लोब को जो है एक स्पेसिफिक जो है प्रेशर के ऊपर जो हम टाइट करते हैं और उसके बाद फिर जो है हम इसको एनालाइज करते हैं। तो इसके लिए जो है कोई ऐसा मुश्किल नहीं है।
एनालिसिस बहुत इजी होता है FTIR पे। फॉर एक एग्जांपल ले रहे हैं, हमारे पास जो है टेफ्लॉन है विच इज़ PTFE, पॉली टेट्रा फ्लोरोइथाइलीन, ठीक है। हम इसका जो है एनालिसिस कैसे करेंगे, इसमें अभी हम प्रैक्टिकली जो है हम इसमें इस एनिमेशन के अंदर देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई मटेरियल आता है जो सॉलिड मटेरियल है, तो हम उसको कैसे एनालाइज करेंगे थ्रू FTIR। सबसे पहले जो है हमारे जो कंडीशंस होती हैं वो सेम होती हैं, और हम चाहे हमारे पास रेफरेंस है या जब हम सैंपल यूज़ कर रहे होते हैं, और टू मेक श्योर कि इसके ऊपर कोई इम्प्योरिटी नहीं है, कि जो जिसमें कोई डस्ट ऐसी नहीं आ गई या एटमॉस्फेयर से इसने कोई चीज़ कैच नहीं कर ली, तो हम पहले इसको डीआयनाइज वाटर से वॉश करेंगे, और देन हम इसको जो कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उसके ऊपर जो है हम उससे जो है इसको वॉश करेंगे, एंड देन हम इसको जो है वो डिटेक्ट करेंगे थ्रू FTIR। ये हमारे पास एक सैंपल है पॉली जो है टेट्राफ्लोरोइथाइलीन टेफ्लॉन है, और इसको जब हमने वॉश करने के बाद डिटेक्ट किया और उसके ऊपर फोरियर ट्रांसफॉर्म किया, तो हमारे पास इस तरह का जो है हमारे पास जो ग्राफ्स है वो आ गया, जो स्पेक्ट्रोग्राम आ गया। अब हम ने अगर उसको ट्रीट करते हैं और हम ये देखना चाहते हैं कि उसके ऊपर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अगर हमने उसके अंदर कोई उसके जो फंक्शनल ग्रुप लगाए हैं या उसकी कोई सरफेस की ट्रीटमेंट की है। अब ये तो हमारे पास है एक रेफरेंस सैंपल है कि जिसके अंदर हमें पता है कि ये थोड़ी सी नॉइज है, यहाँ पे एक पीक है और यहाँ पे पीक है, और ये थोड़े से हेड है। तो ये हमारा रेफरेंस सैंपल है कि जिसको हम ब्लैंक सैंपल भी कह सकते हैं, कि जिसके ऊपर कोई चीज़ की कोटिंग नहीं हुई, कोई एक्स्ट्रा चीज़ मॉडिफिकेशन नहीं हुई, ये विदाउट ट्रीटमेंट सैंपल है। पहले हमने इसको एनालाइज किया और हमने देख लिया कि इसका स्पेक्ट्रम किस तरह का है। नेक्स्ट जो है हम जो एक्चुअल हमारा सैंपल है कि जिसको हमने कंपेयर करना है इस रेफरेंस के साथ, हम उसको एनालाइज करेंगे। फिर वो हम सैंपल लेंगे, इसके अंदर रखेंगे और इसको एनालाइज करेंगे, और हमारे पास अब इसका स्पेक्ट्रोग्राम आ रहा है। अब आपको मे बी क्योंकि इतने गौर से शायद ना देखो, आपको इसके अंदर मे बी डिफरेंस नजर ना आ रहा हो। कैन यू पॉइंट आउट इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन दीज टू ग्राफ्स? यस सर। कहाँ पे? सर ये राइट साइड पे जो है ना, पहले वहां पे वो मतलब पीक यहाँ पे नहीं थी इतनी, लेकिन अब है राइट साइड पे। राइट साइड पे, राइट। यहाँ पे ये जो दो पीक्स हैं, यहाँ पे ये वाली पीक्स, यस सर, ये वाली ये पहले नहीं थी। अब हम क्या करेंगे, हम इसको एनालाइज कैसे करेंगे कि हमारे पास ये वो स्पेक्ट्रम है जो हमारे पास एक रेफरेंस का है, जो कि ब्लैंक सैंपल है जिसके अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच नहीं है, और ये दूसरी सरफेस है जिसको मॉडिफाई किया गया था, जो एक्चुअली हम स्टडी कर रहे थे कि इसके ऊपर वो मॉडिफिकेशन हुई है कि नहीं। तो बाकी ये सारा सेम है, लेकिन यहाँ पे जो है ये दो पीक्स जो हैं वो आई हैं। अब हम इसको कंप्यूटर के अंदर इसको प्रोसेस करते हैं, हम उसको बताते हैं इंस्ट्रूमेंट को कि ये जो है, ये जो टॉप जितने भी सिग्नल आए हुए हैं, ये सारे किस चीज़ के हैं, ये तो स्टैंडर्ड के हैं, ये तो रेफरेंस है, ये जो है सिग्नल इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन जो हमारे लिए सिग्नल इंपॉर्टेंट है वो ये वाले हैं। तो जब इंस्ट्रूमेंट को ये बताया जाता है कि दिस इज रेफरेंस एंड दिस इज आवर सैंपल, वो ऑटोमेटिकली ये जितनी भी पीक्स है जिसको हम बैकग्राउंड स्पेक्ट्रम कहते हैं, वो इसमें से मिनिमाइज करके जो हमारे पास फाइनल स्पेक्ट्रम दे देता है, जो कि हमारे पास आएगा इस फॉर्म के अंदर। ठीक है, ये एक्चुअल जो है डिफरेंस है, ये जो है हमारे पास जो सैंपल की पीक है, जो बाकी पीक थी वो हमारे पास रेफरेंस की पीक्स थी। तो जो इंस्ट्रूमेंट हमें एक्चुअल वैल्यू दे रहा होता है वो इस तरह से दे रहा होता है, वो ऑटोमेटिकली हमने उसको पहले रेफरेंस करते हैं और हम उसमें मेंशन करते हैं कि दिस इज द रेफरेंस सैंपल, और फिर जब हम सैंपल करते हैं तो वो उसमें से उसके सिग्नल को डिडक्ट करके हमें जो है फाइनल स्पेक्ट्रोग्राम दे देता है। तो एक्चुअल हमारे पास ये जो है इस तरह से आता है, और हमें देन नोन होता है कि ये जो है ये यहाँ पे जो पीक्स हैं ये किस चीज़ की आ रही हैं। तो बेसिकली ये दो पीक्स आ रही हैं जो कि सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग की हैं, जो CF2 है, तो जो शो कर रहा है कि यहाँ पे जो फ्लोरीन ग्रुप जो है वो अटैच हुए हुए हैं। तो इस तरह से जो है हम FTIR के अंदर जो है वो एनालिसिस करते हैं। हमारे पास कोई भी अगर सॉलिड होता है या लिक्विड होता है तो फिर हम उसमें से वो पास करते हैं और उसकी एब्जॉर्बेंस जो है वो चेक कर रहे होते हैं। अगर हमारे पास सॉलिड होता है
हम उसको इस तरह से जो है वो एनालाइज करते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म के अंदर, ठीक है। सो नेक्स्ट आई थिंक टाइम इज ओवर फॉर द क्लास, सो बाकी जो है हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर। सो फॉर दिस क्लास दिस दैट इज ऑल, थैंक यू सो मच फॉर listening. सर एक क्वेश्चन है जी सर, एक क्वेश्चन है।